हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको +1 क्लास का 3rd चैप्टर का सेकंड पार्ट आंकड़ों के संकलन की गणना और प्रतिदर्श विधि, इसके सेकंड पार्ट स्टार्ट कराते हैं। पिछले पार्ट में हमने बताया जनगणना क्या है, प्रतिदर्श क्या है यानी सेंसस मेथड क्या है, और उसके बाद सैंपल मेथड क्या है। इसके बाद हम आपको करा रहे थे सैंपल मेथड की विधियां, और उसमें सैंपल मेथड की विधियों में ये 6 मेथड हमने आपको बताए: रैंडम सैम्पलिंग, परपोजिव सैम्पलिंग और स्ट्राटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग और लास्ट है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो पहला हमने रैंडम सैम्पलिंग आपको बता दिया था। अब हम आपको सेकंड जो है वो बताते हैं, और सेकंड है आपकी जो देखिए सेकंड मेथड क्या है। सेकंड मेथड थर्ड है परपोजिव और डेलिब्रेट सैम्पलिंग। ये क्या होती है? परपोजिव सैम्पलिंग मेथड वो है जिसके अंतर्गत जो इन्वेस्टिगेटर है वो टोटल में से या होल में से या एग्रीगेट में से अपनी इच्छा अनुसार जो है सैंपल का चुनाव करता है। इट इज दैट मेथड ऑफ सैम्पलिंग इन विच इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ make the choice of the sample item which in his opinion are best, जो कि उसके हिसाब से उसके अनुसार सबसे अच्छा है। क्लियर हो गया? तो इसमें देखिए पहला जो था रैंडम सैम्पलिंग में, उसमें को एक डब्बे में सबके नाम की पर्ची डाल दी थी, उसमें से सिलेक्ट किया था। और जो परपोजिव सैम्पलिंग है या जिसको हम डेलिब्रेट सैम्पलिंग कहते हैं, इसमें क्या होता है कि मान लो आप इन्वेस्टिगेटर है तो आप अपनी इच्छा अनुसार सैंपल चूज करेंगे। आपने मॉनिटर चुनना, पहले मेथड में रैंडम में सबके नाम की पर्ची डाल दी, एक पर्ची निकाल ली, आपने सैंपल चुन लिया। लेकिन इसमें क्या होता है कि टीचर अपनी इच्छा अनुसार जिसको अच्छा मानता है उसको जो है यहाँ पर मॉनिटर चुनाव सिलेक्ट करेगा। इस मेथड में जो सैंपल का चुनाव है वो किसी आकस्मिक विधि द्वारा नहीं चुना जाता, बल्कि अनुसंधानकर्ता की इच्छा द्वारा चुना जाता है। ठीक है? और ये विधि उस समय महत्वपूर्ण होती है जिसमें कुछ इकाइयां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और उनको जो है सैंपल में शामिल करना जरूरी हो। इस विधि के देखिए मीनिंग और मेरिट डीमेरिट करेंगे बस। इसके बाद मेरिट इसकी क्या है? ये कम खर्चीली है, लेस एक्सपेंसिव है, ये सिंपल मेथड है, और यदि यह विधि ऐसे क्षेत्रों में ज़्यादा उपयोगी है जिनमें लगभग एक सी इकाइयाँ हों। ठीक है? और उनमें से कुछ इकाइयाँ इतनी महत्वपूर्ण हो कि उनको सैंपल के रूप में चुनाव करना जरूरी है। इसके डीमेरिट हैं, पक्षपात की इसमें संभावना ज़्यादा होती है, और दूसरा पक्षपात की संभावना से जो है ये विधि विश्वसनीयता इसकी संदेहपूर्ण होती है, अर्थात रिलायबिलिटी ये विधि खो बैठती है। अब इसके बाद थर्ड जो मेथड है वो है स्तृत या मिश्रित प्रतिदर्श विधि। मिश्रित प्रतिदर्श विधि क्या है? तो देखिए यहां से लेंगे मिश्रित प्रतिदर्श विधि। मिक्स्ड सैंपलिंग मेथड वो है जिसके अंतर्गत समग्र की यानी टोटल की कुल इकाइयों को उनकी विशेषताओं के अनुसार विभिन्न स्ट्रेटा यानी कि मतलब भाग होता है, इसका मतलब विभिन्न ग्रुप में बांट दिया जाता है। मान लो 100 हैं, 100 इकाइयां हैं, 100 मान लीजिए 4 ग्रुप में बांट दिया उनके फीचर्स के हिसाब से। मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 लोग में कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं, कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं। तो लड़के का ग्रुप अलग बना दिया, लड़कियों का अलग बना दिया, महिलाओं का अलग बना दिया, पुरुषों का अलग बना दिया। 4 ग्रुप हो गए 25-25 के मान लीजिए। तो और उनमें से फिर जो सैंपलों का चुनाव किया जाता है, ये होता है जो वो मिक्स्ड सैंपलिंग मेथड होता है। क्लियर हो गया? इसमें इसके मेरिट डीमेरिट क्या? अच्छा, इसमें इसे मिश्रित विधि भी कहते हैं क्योंकि यह विधि सविचार प्रतिदर्श और यादृच्छिक प्रतिदर्श का यानी परपोजिव और सैंपलिंग का जो है मिश्रण होती है। इस विधि में जो टोटल होता है उसका विभिन्न भागों में विभाजित किसी गुण विशेष के आधार पर जो है सविचार द्वारा होता है, परंतु विभिन्न भागों में से प्रतिदर्श का चुनाव
जो है रैंडम सैंपलिंग द्वारा किया जाता है। अब इसके गुण क्या है? इस मेथड में इकाइयों के अधिक प्रतिनिधित्व की संभावना होती है, यानी अधिक रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं। इस मेथड में विभिन्न स्तर के तत्वों के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन संभव है, कंपैरिजन कर सकते हैं। और जो रैंडम सैंपलिंग था उसकी यह विधि विश्व स्तरीय और अर्थपूर्ण परिणाम देती है। ठीक है। इसके बाद है इसके डीमेरिट। इस मेथड का क्षेत्र सीमित होता है, यानी इस मेथड का प्रयोग तब किया जा सकता है जब इन्वेस्टिगेशन एरिया छोटा हो, क्योंकि यह विधि तभी अपनाई जाती है जब समग्र और उनके विभिन्न भागों की जानकारी हो। यदि कुल, समग्र को कुल कहते हैं, तो कुल की विभिन्न भागों में उचित प्रकार से नहीं बांटा गया है तो जो है सैंपल जो आप निकालोगे वो पक्षपातपूर्ण हो सकते हैं। और यदि जनसंख्या का आकार बहुत छोटा है तो इस विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्हें विभिन्न भागों में नहीं बांटा जा सकता। आगे सिस्टेमेटिक सैंपलिंग होता है। सिस्टेमेटिक सैंपलिंग क्या है कि इसको कहते हैं हम व्यवस्थित। तो सिस्टेमेटिक सैंपलिंग वो होती है जिसमें जो एग्रीगेट है उसकी यूनिट्स में कुछ संख्याओं, नंबर्स के और अल्फाबेट के हिसाब से और ज्योग्राफिकल के आधार पर बांट लिया जाता है, यानी स्थान के आधार पर और संख्याओं के आधार पर, वर्ण के आधार पर बांट लिया है। इनमें से प्रतिदर्श की पहली इकाई का चुनाव करके यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि द्वारा प्रतिदर्श प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है। जैसे एक उदाहरण दिया, 100 विद्यार्थियों में से 10 चुनने हैं, तो इन्हें संख्यात्मक आधार पर क्रमबद्ध करके प्रत्येक 10वें, यानी इसमें क्या होता है कि व्यवस्थित कर लिया जाता है। मान लो 10 चुनने हैं तो 100 को 10 भागों में बांट लिया, तो हर 10वें को आपने सिलेक्ट कर लिया। पहले 10 सैंपल निकालने, तो पहले 10वां स्टूडेंट, फिर 20वां स्टूडेंट, फिर 30वां, 40वां, 50वां, इस तरह से 10 सैंपल आपके पास आ जाएंगे। यह विधि जो रैंडम सैंपलिंग विधि है उसका ही एक रूप होती है। इसके मेरिट डीमेरिट क्या है? यह एक सिंपल मेथड, इसके द्वारा सैंपल प्राप्त करना ईजी होता है और इस सिस्टम में जो पार्शियलिटी की संभावना बहुत कम होती है। इसके दोष क्या है? इस मेथड में प्रत्येक इकाई को चुनाव का समान अवसर नहीं मिलता, क्योंकि हम कह रहे हैं 10वां 20वां, तो बाकी 9 तो बेकार हो गए, बाकी 11 से 19 तक तो बेकार हो गए, क्योंकि पहली इकाई का चुनाव जो रैंडमली किया जाता है। और सेकेंड है, यदि सभी इकाइयों की विशेषता समान है तो निष्कर्ष प्राप्त नहीं होंगे। मान लीजिए एक क्लास में सारे बच्चों की लंबाई सेम, सब 6 फीट के या 5.5 फीट के, तो रिजल्ट नहीं निकाले जा सकते। इसके बाद एक अगला है कोटा या अभियंस विधि। कोटा या अभियंस विधि क्या है? सैंपल की इस विधि में जनसंख्या को, जो जनसंख्या की यूनिट्स होती हैं, उनको विशेषताओं के आधार पर कई भागों में बांट लिया है, उनकी जैसी फीचर्स होती है। इन विभिन्न भागों का कुल जनसंख्या में अनुपात निर्धारित कर लिया जाता है। ठीक है। कि मान लीजिए महिलाएं 10 में से 6 तो 60% हो गई, पुरुष 10 में से 2 तो 20% हो गई, लड़कियां 10 में से 2 तो 20% हो गई, तो इस तरह से बांट लिया जाता है। ठीक है। इसके बाद इनके गणकों को यह बता दिया जाता है, इसके गणकों को यह बता दिया जाता है कि उन्हें किस भाग में कितनी इकाइयां चुननी। इस प्रकार प्रतिदर्श की इकाइयों का अभियंस या कोटा निश्चित कर दिया जाता है। मान लो जैसे हमने कहा 10 में से 6 महिलाएं आ गई 60%, तो 6 में से कितनी चुनी जानी, 2 पुरुष थे तो 2 में से पुरुष कितने चुने जाने, तो ये सारा जो एनरोमीटर है उसको बता दिया जाता है। अब जो कोटा निश्चित, यानी जो कोटा निश्चित किया जाएगा, वो करने के बाद गणक को यह अधिकार होता है कि वो प्रत्येक भाग में से निर्धारित कोटे के बराबर इकाइयों का चुनाव स्वयं करें। इस प्रकार इस विधि में गणक को प्रतिदर्श चुनने का, इन सैंपल चुनने का पूरा अधिकार होता है। इस विधि का लाभ यह है कि ये विधि कम एक्सपेंसिव होती है, कम खर्चीली होती है, लेकिन इसमें पक्षपात की संभावना होती है, ये दोष होता है। और निष्कर्ष की विश्वसनीयता की जांच भी करने की भी कम संभावना होती है, तो 2 दोष हो गए इसमें। इसके बाद अगला जो है सुविधाजनक जो है प्रतिदर्श। सुविधाजनक प्रतिदर्श क्या होता है? इस विधि में जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो, उसको इस बात की स्वतंत्रता होती है, वो फ्रीडम होती है कि उसे जो तरीका अच्छा लगे उसी के अनुसार वो सैंपल चुन सकता है। उदाहरण के लिए अनुसंधानकर्ता जो है
कॉलेज की प्रवीण पत्रिका में अध्यापकों की सूची देखकर प्रतिदिवस का चुनाव कर लेता है। यानी टीचर्स की जो है पूरी डिटेल होती है, पूरा नाम होता है, एक जो प्रोस्पेक्टस होता है, उसमें से देखकर ही अध्यापकों को चुन लेता है और चुने हुए अध्यापकों से संपर्क स्थापित करता है। यह विधि कम खर्चीली होती है लेकिन अवैज्ञानिक और अविश्वसनीय होती है। इस प्रणाली में गणकों पर निर्भरता बढ़ जाती है। अब प्रतिदर्श को हम सूटेबल या जो रिलायबल माने वो कुछ बातों पर डिपेंड करता है। तो प्रतिदर्श की विश्वसनीयता किन बातों पर निर्भर करती है? तो प्रतिदर्श का आकार, प्रतिदर्श की विश्वसनीयता प्रतिदर्श के आकार पर निर्भर करती है। यानी सैंपल की जो रिलायबिलिटी है वो सैंपल के आकार पर निर्भर करती है। यदि सैंपल का आकार बहुत कम होगा तो वह टोटल जो यूनिट है उनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकेगा, उनको प्रतिनिधित्व नहीं कर सकेगा। इसके परिणाम स्वरूप उनके आधार पर निकाले गए निष्कर्ष भी विश्वसनीयता का उनमें अभाव होगा, यानी बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं होंगे। दूसरा, प्रतिदर्श की विधि। यदि प्रतिदर्श की विधि सरल और व्यापक नहीं है, सरल का मतलब आसान नहीं है और व्यापक का मतलब ज्यादातर जो आंकड़े हैं और जो आइटम्स हैं उनको कवर नहीं करती, तो समग्र का उचित प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तो वो पूरे को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। इसका परिणाम यह होगा कि जो सैंपल पर आधारित कंक्लूजन है वो बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होंगे। सूचकों और प्रगणकों में पक्षपात की संभावना। यदि सूचना देने वाले और गणना करने वाले हैं उनमें पक्षपात की भावना है तो भी ये विधि बहुत ज़्यादा रिलायबल या विश्वसनीय नहीं होगी। इसके बाद है प्रगणकों का प्रशिक्षण। प्रतिदर्श की विश्वसनीयता जो गणक होते हैं, गणना करने वाले हैं, उनके प्रशिक्षण पर भी निर्भर करती है। यानी गणना करने वाले प्रशिक्षित नहीं है, अर्थात वे उस क्षेत्र में स्पेशलिस्ट नहीं है, उन्हें उसकी क्षेत्र की नॉलेज नहीं है, तो भी जो रिलायबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अब अगला जो टॉपिक है वो है जनगणना और प्रतिदर्श विधि में क्या अंतर है। देखिए, जनगणना और प्रतिदर्श विधि अभी आप पढ़ के आए। पहला, क्षेत्र, तो अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि सेंसस मेथड इज सुटेबल या द कलेक्शन ऑफ डाटा, सेंसस मेथड टू कलेक्ट ऑफ डाटा इज सुटेबल व्हेन द इन्वेस्टिगेशन एरिया इज स्मॉल। यानी जब इन्वेस्टिगेशन का एरिया छोटा हो तो आंकड़े इकट्ठे करने की जो प्रतिदर्श जो जनगणना विधि है वो उपयुक्त होती है, और जब इन्वेस्टिगेशन एरिया बड़ा हो तो वहाँ पर सेंसस मेथड का वहाँ पर सैम्पलिंग मेथड का यूज किया जाना चाहिए। दूसरा है आपका उपयुक्तता, सूटेबल। ठीक है, तो सूटेबल में अभी बताया हमने कि जहाँ इन्वेस्टिगेशन एरिया छोटा हो वहाँ जनगणना विधि सूटेबल है, जहाँ बड़ा हो वहाँ सेंसस मेथड सूटेबल है। लेकिन क्षेत्र में ये इन्होंने ये लिया है कि क्षेत्र में कि अगर जनगणना जो है सेंसस की, यानी एक क्षेत्र के प्रत्येक आइटम के बारे में अगर सूचना इकट्ठी की जानी है तो जनगणना विधि सूटेबल होगी, और अगर कुछ इकाइयों के, ठीक है, चुनाव करने से काम चल सकता है। ठीक है, तो ये यूं कहिए कि जनगणना विधि में प्रत्येक आइटम से संबंधित आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, जबकि सेंसस सैंपल मेथड में कुछ ही आइटमों के आधार पर कंक्लूजन निकाले जाते हैं। इसके बाद शुद्धता, अपने शब्दों में लिखिए कि जनगणना विधि ज़्यादा एक्यूरेट होती है बिकॉज इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय ईच आइटम, क्योंकि प्रत्येक आइटम से सूचना इकट्ठी की जाती है, जबकि सेंसस मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें एक्यूरेसी नहीं होती, क्योंकि सैंपल के आधार पर ही कंक्लूजन निकाला जाता है। लागत, सेंसस मेथड में जो है डाटा कलेक्ट करने की जो कॉस्ट है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, लेबर ज़्यादा लगती है, जबकि इसमें सेंसस मेथड में आपके सैंपल मेथड में जो है कॉस्ट कम आती है। मैन पावर, सेंसस मेथड में डाटा कलेक्ट करने के लिए अधिक मैन पावर की आवश्यकता होती है, अधिक मानव शक्ति चाहिए, जबकि सैंपलिंग मेथड में कम मानव शक्ति की आवश्यकता होती है। इसके बाद है समग्र समय, तो सेंसस मेथड में डाटा कलेक्ट करने में ज़्यादा समय लगता है, जबकि सैंपल मेथड में कम समय लगता है। ठीक है, और
यूं कहिए सिमिलरिटी, सेंसस मेथड तब उपयुक्त होता है जब ऑल द आइटम आर डिफरेंट, ठीक है, जब सब आंकड़े जो है जनसंख्या के या कुल के सब आंकड़े डिफरेंट डिफरेंट हो तो सेंसस मेथड का यूज होना चाहिए। जबकि सैंपल मेथड का यूज तब होता है जब ऑल द आइटम ऑफ यूनिवर्स आर सिमिलर और सेम होते हैं। ये बात सत्य देखिए, जहाँ सैंपल मेथड जो सेंसस मेथड है उसमें जो वेरिफिकेशन वो करना बड़ा कठिन है, क्योंकि मान लीजिए एक बार गलत हो गया तो फिर दोबारा डाटा कलेक्ट करो, वो बड़ा मुश्किल है। लेकिन सैंपल मेथड में जो रीवेरिफिकेशन है, दोबारा से जो जांच करना है वो बड़ा इजी होता है। जैसे चावल का आपको एग्जांपल दी। इसके बाद है कि देखिए लास्ट क्वेश्चन है इसका, सांख्यिकी त्रुटियां, प्रतिदर्श त्रुटि और अप्रतिदर्श त्रुटि। यानी सांख्यिकी स्टैटिक्स एरर जो होते हैं दो तरह के होते हैं। पहले सांख्यिकी त्रुटियों को निम्न भागों में बांटा जाता है, एक तो सैंपलिंग एरर और दूसरा नॉन सैंपलिंग एरर। पहले सैंपलिंग एरर पढ़ते हैं। सैंपलिंग एरर का मतलब का रिलेशन है जो संबंध अध्ययन के लिए चुने गए प्रतिदर्श की संख्या और प्रकृति से होता है। दीज एरर्स आर रिलेटेड टू नंबर ऑफ नेचर ऑफ सैंपल। कभी कभी जो है सैंपल जो है अनुमान या वास्तविक अनुमान में अंतर होता है। जितना हम सोच रहे थे और जो वास्तव में रिजल्ट आया उनमें बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि जो सैंपल है, सैंपल के लिए बहुत छोटे समूह का को चुना जाता है। मैंने बताया कि भाई इलेक्शन हुए हैं और अभी अनुमान लगा रहे हैं कि भाई किस पार्टी को कितनी वोटें मिलेंगी, किस पार्टी को कितनी सीट मिलेंगी, और आपने छोटे से ग्रुप के आधार पर जो एंकर है उन्होंने कंक्लूड कर दिया, तो हो सकता है कि जो आपका अनुमान था और जो वास्तव में आया, जब रिजल्ट आएगा उसमें बहुत ज्यादा अंतर आ जाए, क्योंकि आपने जो कंक्लूड किया था, जो रिजल्ट निकाला था वो बहुत छोटे से ग्रुप से निकाला था। केवल 200 लोगों से पूछ लिया, 130 करोड़ लोगों को 200 लोग रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं आखिर में। तो कहता है अथवा जो प्रतिदर्श है या सैंपल है वो नॉन रिप्रेजेंटेटिव होता है, यानी ऐसा हो बिल्कुल ही रहा, यानी एक कांग्रेस को दे रहा, दूसरा बीजेपी को दे रहा, एक आदमी ज्यादातर में ऐसा है जो अन्य पार्टी को दे रहा है, तो इन और आपने उसी अन्य पार्टी वाले से पूछ लिया। इन सभी कारणों से उत्पन्न त्रुटि को हम सैंपल जो है एरर कहते हैं। उदाहरण के लिए एक चर यानी वेरिएबल का अनुमान मूल्य 10 माना गया, जबकि वास्तव में 20 है, तो प्रतिदर्श त्रुटि जो है 10 - 20 बराबर -10 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते। तो देखिए क्या है नेक्स्ट, कहता है कि अप्रतिदर्श त्रुटियां, ऐसी त्रुटियां आंकड़ों के संग्रहण के दौरान उत्पन्न होती हैं। जब हम डाटा कलेक्शन करते हैं तब इस तरह की त्रुटि आती है। यह है मापन संबंधी त्रुटि, एरर ऑफ मेजरमेंट। इन त्रुटियों के कई कारण हो सकते हैं, जैसे विभिन्न तरह के मापक यंत्र, यानी एक ही चीज को मापने के लिए आपने अलग अलग विधियों का प्रयोग कर दिया। दूसरा, गणना करने वाले का आंकड़ों को अलग अलग तरह से पूर्णांकित करने की वजह से, यानी उन्होंने अलग अलग से उसको डिफाइन कर दिया। उत्तर संबंधी त्रुटियां होती हैं। ये वो त्रुटियां होती हैं जब उत्तर देने वाला प्रश्नावली को भरने से इनकार कर दे। मान लो आपने एक प्रश्न पत्र दिया और उत्तर देने वाले ने उसको भरने से इनकार कर दिया, या उत्तरदाता गणनाकार के बार बार जाने पर भी नहीं मिले। तीसरा, प्रश्नावली के दुरुपयोग संबंधी त्रुटि, यानी ये एरर तब उत्पन्न होते हैं जब उत्तर देने वाला जो है, जो क्वेश्चनरीज है उसके कुछ प्रश्नों का जान करके ही गलत उत्तर दे दे, तो गलत निष्कर्ष निकलेंगे इससे। और अंकगणितीय अर्थमेटिक एरर जो होते हैं ये तब उत्पन्न होते हैं जब गणना विधि के दौरान आंकड़ों के जोड़ घटाने, मान लो कई बार 10 और 20 हमने 40 लिख दिया गलती से, ठीक है, या 5 सत्ते 36 लिख दिया गलती से, तो गणना में। और लास्ट है प्रतिदर्श पक्षपात की त्रुटियां, ये तब उत्पन्न होती हैं जब लक्षित यानी निश्चित जनसंख्या का एक भाग किसी एक या अन्य कारणवश प्रतिदर्श चुनाव में शामिल ही नहीं होता। ठीक है, यानी कुछ एक विशेष वर्ग में शामिल होना था एक व्यक्ति को, एक चर को, लेकिन वो शामिल नहीं हुआ, तो इसके कारण भी त्रुटि हो जाती है। तो बेटा ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, आप इसे क्लियर कॉपी में नोट करेंगे। थैंक्स।